ऐसे पार्ट 1, पार्ट 1 का नहीं होता कि एक्सरसाइज 1 का B3 पार्ट 1 का B3 in an AC circuit the instantaneous values of current and applied voltage are given. Find the instantaneous power drawn from the source at this. तो कुछ नहीं, इंस्टेंटेनियस पावर तो होता है ना, P = VI कर दो और जो वैल्यू टाइम की दी वो रख दो यहाँ, तो जाएगा 2 sin 250 pi t 10 sin 250 pi t प्लस 5/3 और t की वैल्यू 2/3 × 10⁻³ सेकंड रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आंसर है। एंड एवरेज वैल्यू, तो P एवरेज क्या आया था, V0I0/2 cos phi, यहाँ phi की वैल्यू कितना है 5/3, ये रख दो, आ जाएगा। हाँ करेंगे उसको भी करेंगे। अरे डिस्कस तो मैं सारा ही करूंगा, ऐसा थोड़ी कि छोड़ दूंगा, क्योंकि एक बार सिलेबस हो जाए, उसमें था मेरा मकसद सिलेबस को लेकर। बाकी तो मैं सब डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज 1 2 3 डिस्कस करूंगा, डीपीपी भी डिस्कस करूंगा, सब करूंगा मैं। पार्ट 2 का B3 चलिए। पार्ट 2 का B3 में क्या कह रहा देखो, है the potential difference across and the current flowing through an instrument in AC circuit are given by this one. The power dissipated, the power dissipated मतलब ये एवरेज पावर की बात कर रहा है। तो यहाँ देखो फाई कितना रहा है यहाँ, क्योंकि V = अपने को दिया है, ये दिया है, तो इसको कन्वर्ट करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 5 sin ω/t प्लस π/2 और I = दिया है 2 sin ω/t, तो यहाँ फाई की वैल्यू कितना है π/2, 0 पावर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि cos फाई की वैल्यू क्या रही यहाँ 0, और आप अभी भी बताए ना एवरेज पावर ये रही ना। मैंने क्या कहा भाई, पहले नोट्स तैयार करो, क्योंकि डाउट आने का मतलब ये सेट जो डाउट आ रहे हैं ना, इसका मतलब फॉर्मूले याद नहीं है। अब फॉर्मूले जब याद नहीं है तो बेटा फिर कर क्या रहे हो बेटा अभी तक, हैं? जो आपका काम है वो तो करोगे, वो भी नहीं करोगे, हैं? फॉर्मूले तो याद करोगे ना यार, तो रिवाइज करो, फॉर्मूले तैयार करो, तभी बात बनेगी, वरना क्या है मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। सिलेबस तो हो जाएगा, सिलेबस में क्या है, सिलेबस तो आपका होने के उस पे ही है, तो क्या है, D2 बताना है। सिलेबस में नहीं है दिक्कत, क्योंकि जिस तरह से आपके लोगों का एग्जाम का इन्होंने पोस्टपोन किया, उस हिसाब से सिलेबस आराम से हो जाएगा, रिवीजन भी अच्छे से करवा देंगे आपका। बस ये कि आप तो जो हम बोल रहे हैं वैसा ही करते रहो, क्लास मत छोड़ो, बस ये कह रहे हैं, सब हो जाएगा, जाने अनजाने सब चीजें हो जाती है, सब करवा देंगे। MS-CET का भी करवाएंगे आपको, सब करवाएंगे। सीरीज LCR सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम हैज एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी ω0 = 1/√LCA। रेजिस्टेंस अपने को रेजिस्टेंस दिया है 120 ओम है, और ये अपने को कितना दिया इसने 4 × 10⁻³ रेडियन पर सेकंड है।
एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर दिया हुआ है, यानी ये वी आर आरएमएस ये दिया 60 वोल्ट है और इंडक्टेंस यानी वी एल आरएमएस ये 40 वोल्ट है। द वैल्यूज ऑफ एल एन सी, तो ये वैल्यू क्या है एक्चुअली में देखा जाए तो ये क्या है, ये दरअसल है आई आर एम एस इंटू एक्स एल है, और ये क्या है आई आर एम एस इंटू आर, आर आपको दे रखा है, तो यहाँ से आई आर एम एस वैल्यू कितनी आ गई 1/2 एम्पेयर आ गया, 1/2 आ गया, तो ये वैल्यू देख लो यहाँ, है ना, तो कितना हो गया 40 इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स एल, यानी एक्स एल इक्वल टू 80, है ना, और ये इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा आपको दे रखा है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा ओमेगा 8 ये आ जाएगा, और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे 1/ओमेगा नॉट इंटू सी भी आ जाएगा, तो कैपेसिटेंस भी मिल जाएगा आपको जो जो ये चाहिए इसको, और एल भी मिल जाएगा यहाँ से देखो, ठीक है, तो हो जाएगा। ये भी हो गया, इसका C3 बताना है। C3 क्या कह रहा है इसका, प्योर रेजिस्टिव सर्किट एलिमेंट एक्स, pure resistive circuit element X when connected to an AC supply of peak voltage gives a peak current of this one, इसका मतलब V नॉट इक्वल टू I नॉट R, 200 इक्वल टू 5 इंटू R की वैल्यू हो गई 40 ओम, which is in phase with the voltage, होता ही सबको मालूम है। Second circuit element Y can connected to the same AC supply also give the same value of peak current, but the current lags behind by 90 degree। लेग्स करंट कैसे लेग कर रहा है ये, इसका मतलब क्या हुआ, ये करंट लेग कर रहा है सिविल, तो करंट क्या कर रहा है यहाँ लेग कर रहा है, इसका मतलब ये एल होना चाहिए एलिमेंट, तो यहाँ हो जाएगा आई नॉट एक्स एल, और ये इक्वल टू इसके लिए वी नॉट व्हेन कनेक्टेड टू द सेम एसी सप्लाई, यानी 200 का दिया हुआ है पीक वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ से रखेंगे आई नॉट 5 है, यही कह रहा ना, when connected to the supply also give the same value of P current, है ना, यानी I नॉट एक्स एल, तो I नॉट की वैल्यू 5 है, तो ये भी कितना आ गया 40 आ गया, तो एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल इक्वल टू 40 ओम। इफ द दोनों का सीरीज कर दिया इसने, द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज कनेक्टेड टू द सेम सप्लाई, व्हाट विल बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, वो निकालने कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लिख लो पहले, ये ऊपर का लिख लिया D2। अब क्या कह रहा है, इन दोनों को सीरीज में लगा दिया और सेम उससे कनेक्ट कर दिया, तो लेकिन अपने को तो ये वी नॉट दिया हुआ है 200 वोल्ट, तो ये दोनों 40-40 है, तो हमें आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो ये क्या लिखेंगे हम वी आरएमएस बाई जेड इक्वल टू आई आरएमएस, करंट चाहिए अपने को, वी आरएमएस कैसे निकालते हैं, वी आरएमएस इक्वल टू होगा वी नॉट बाई
√2 और z कितना हो जाएगा 40 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी आ गया 40√2 ओम। सब दिया हुआ है, यहाँ से आई मिल जाएगा आपको, यहाँ से आप VRMS निकाल लो, हो जाएगा। तो ये भी हो गया C3 भी। C3 के बाद कौन सा हमने D6 भी बताना है मुझे। D4 हो ही गया था, D4 नहीं हुआ था क्या? D2 क्या था? D4 D6 बताना है, लिख लिया है? लिख लिया ना? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में इसी में D4 resistor, inductor, capacitor connected in series to an oscillator of frequency nu of the resonant frequency nu r, then the current lags behind voltage when, इसने का करंट लेग्स बिहाइंड वोल्टेज यानी सिविल, ठीक है। इसका मतलब वोल्टेज से करंट पीछे रहता है, तभी रहता है जब न्यू क्या होना चाहिए, न्यू आर से ज़्यादा होना चाहिए। कैसे? क्योंकि ये ग्राफ मैंने बताया था, न्यू मतलब ओमेगा में बताया था, वही न्यू का भी वही सेम ग्राफ होगा। ये आई नोट था, ऐसा मिला था अपने को। ये न्यू इक्वल टू न्यू आर है और ये न्यू ग्रेटर देन न्यू आर है, और इधर ये इसके पहले इधर न्यू लेस देन न्यू आर है। तो इधर इधर होता है कैपेसिटिव, क्यों? क्योंकि इसमें एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल होता है, यहाँ एक्स सी इक्वल टू एक्स एल होता है, और इधर एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी होता है, तब ये निकल के आता है। तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन सही है हमारा। ओके, D6 पे चलते हैं, क्योंकि भाई ये ओमेगा इक्वल टू होगा ना 2 पाई न्यू, एक ही बात है, तो ओमेगा का लो या न्यू का लो, है ना, इसलिए दोनों का ग्राफ सेम ही होता है। D6 ये जो वोल्ट मीटर हमने लगा रखे हैं, ये हमेशा VRMS वैल्यू मेजर करेंगे, ये पहले भी बात हुई हमारी। ये भी V, वे भी V, यहाँ की वैल्यू तो मालूम नहीं, यहाँ का 400 वोल्ट है, यहाँ का भी 400 वोल्ट है, इसका मतलब है तो रेजोनेंस कंडीशन में है। ये एम्पियर है जो कि IRMS वैल्यू मेजर करेगा, और जो हमने वोल्टेज लगाया उसकी VRMS वैल्यू अपने को दिया हुआ है, VRMS 100 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी अपने को दिया है 50 हर्ट्स है। इन द सीरीज LCR सर्किट शोन इन द फिगर वोल्ट मीटर मीटर रीडिंग आर दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, इसके तो आउट ऑफ फेज हो तो ही है कंडक्ट इन कैपेसिटर और इंडक्टर, तो 100 वोल्ट यानी 100 वोल्ट दरअसल इसके अक्रॉस से आ गया हो। तो करंट क्या है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में यहाँ, तो हमारे पास में इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज दिया हुआ है, तो IRMS इंटू आर इक्वल टू VR RMS, तो IRMS वैल्यू अपने को चाहिए, तो VRMS 100 है, ये 50 है, यानी आ गया 2 एम्पियर, ये आंसर आना चाहिए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ लिख लीजिए इसको।
लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में डी वाला पार्ट हो गया। ई में है क्या? ई में E4 है, E6 है, E4 E6। कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लिमिटेड, एडी करंट्स बताया था ना, इसमें आयरन लॉस होता है, ठीक है, एडी करंट्स है, क्योंकि जो लेमिनेटेड बनाने का रीजन ये था कि एडी करंट्स क्या हो, कम से कम प्रोड्यूस हो, यानी इनके जो लूप है वो स्मॉल से स्मॉल लूप बने, तो स्मॉल लूप होगा तो स्मॉल रेजिस्टेंस होगा, तो लॉस भी स्मॉल होगा, ये था। F3 भी है, चलो F3 बताते हैं। इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये हमारे पास में ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप है, इन द प्राइमरी कोयल यानी EP इक्वल टू 220 वोल्ट है, एंड द करंट यानी IP इक्वल टू 5 एम्पियर है। सेकेंडरी वोल्टेज यानी ES इक्वल टू 22000 वोल्ट है। द करंट इन द सेकेंडरी नेग्लेक्ट लॉसेस, इसमें क्या ही करें भाई, अब बताओ, फॉर्मूला ही याद नहीं है, ये सॉल्व कर लो, आगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में F को लेकर है, कौन कौन सा, F1 F2 F3। चलो भाई F1 पे चलते हैं। कैपेसिटर इज अ परफेक्ट इंसुलेटर फॉर, परफेक्ट इंसुलेटर मतलब जो कि करंट पास ही ना होने दे, यानी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करे। किसके लिए? DC के लिए ना, इसको स्टॉप करता है ना, और AC को पास होने देता है, ठीक है, क्योंकि XC इक्वल टू क्या है यहाँ, 1/ωc होता है। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, यानी रिएक्टेंस क्या हो रहा है, इसका कैपेसिटर रिएक्टेंस डिक्रीज कर रहा है, एक तरह से रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो DC क्या होगा, DC के लिए होता है। नेक्स्ट, चोक कॉइल्स शुड हैव, तो हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस क्यों है, बता देते हैं आपको, ये भी सही है, क्योंकि क्या होता है हमारे पास में, जब हाई इंडक्टेंस और लो रेजिस्टेंस होता है तो इससे इससे अपने को क्या फायदा होगा फिर, क्योंकि हमें चाहिए कम से कम लॉस, क्या चाहिए, कम से कम लॉस हो, ये मतलब है ना। तो मतलब ये हुआ एक तरह से, Z इक्वल टू क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, IRMS इक्वल टू क्या होता है, VRMS बाई Z होगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में √1/√, ये हो गया R² प्लस ω/L का होल स्क्वायर, है ना। तो लो रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप जाओगे तो IRMS, है ना, IRMS इनटू क्या लिखोगे, सॉरी R लिखोगे, तो एक तो I कम होना चाहिए और R कम होना चाहिए, तो VRMS क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो वोल्टेज जब कम होगा इसका मतलब पावर लॉस भी क्या होगा, कम से कम होगा, है ना भाई, यहाँ से समझ लो, नहीं तो VRMS का होल स्क्वायर इंटू R, ये पावर लॉस होगा, तो R कम होना चाहिए और I भी कम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या होगा, जब ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं कहता हूँ कि इफ ω/L ग्रेटर देन अगर R है, तो आप देखोगे कि IRMS की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1/ω/L मिल जाएगी। तो ω/L वैसे ज़्यादा है तो IRMS वैसे कम हो गया, R वैसे कम था, इसका मतलब लॉस क्या होगा, कम होगा ना, इसलिए तो हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट है F3, चोक कॉइल इज प्रेफर्ड टू रियोस्टेट इन AC सर्किट एज, तो इट कंज्यूम्स ऑलमोस्ट 0 पावर, और ये आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था मैंने, एग्जाम्पल 17 इसीलिए करवाया था वो, उसमें हमने कंपेयर भी किया था कि सेम बल्ब को DC रेसी में लगा के देखा
तो हमें देख कितना जा रहा था, 1600 वॉट पावर लॉस, यानी 1100 वॉट ज्यादा लॉस हो रहा था उसमें, ठीक है ना। तो जीरो पावर के लिए इसलिए लगाया जाता है इसको, लिख लो इसको, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पावर लॉस होता है। पावर लॉस तो होता है लेकिन नेग्लिजिबल होता है। ये भी हो गया, F3 तक हो गया है, फिर कौन सा बताना, F6 बताना है। लिख लिया? सर 1 मिनट। हाँ सर लिख लिया। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, F6 में, एन AC ammeter used to measure current in circuit, ठीक है, when a given direct constant current passes through the circuit, the AC ammeter reads 3 ampere. When an alternating current passes through the circuit, the AC ammeter reads 4 ampere. Then the reading of this ammeter, if DC and AC flow through the circuit simultaneously, is, तो की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और क्लियर कर दूं मैं, आपको याद होगा कि हमने एसी अमीटर बनाया, मतलब एसी हॉट वायर है ना, हॉट वायर अमीटर। ये वायर होता है जिससे करंट पास हो रहा है, यहाँ स्प्रिंग लगी रहती है और ये नीडल होती है, और यहाँ एक शंट रेजिस्टेंस होता है ना। तो ये जैसे ही टप होगा, तो मैंने आपको क्या कहा था कि एसी करंट को अगर आप डीसी एमीटर से पास कराते हो तो रीडिंग क्या देगा, वो हमेशा जीरो देगा। लेकिन अगर डीसी को आप एसी से पास कराते हो तो रीडिंग जीरो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एसी में तो डायरेक्ट करंट है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा तो हीटअप ही करेगा ना, हीटअप करेगा तो रीडिंग तो आएगी आएगी। आरिवर्सन में तो डीसी को एसी से पास करने पे जीरो रीडिंग नहीं आती है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर एसी को डीसी एमीटर से पास कराओगे तो वो वैल्यू क्या देगा, हमेशा जीरो देगा और रीडिंग नहीं देगा आपको, क्योंकि वो एवरेज वैल्यू मेजर करता है डीसी वाला, तो वो आपको जीरो देगा। लेकिन एसी में तो कोई करंट, हमने देखा ही है, इधर से करंट पास हो इधर से करंट पास हो, अगर एसी पास हो रहा है तो हीटअप करेगा ही करेगा, तभी वो मेजर कर रहा है। तो यहाँ कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन करंट गिवन करंट कांस्टेंट passes through the circuit, the ammeter reads 3 ampere. When an alternating current passes through the circuit, the AC ammeter reads 4 ampere. इसका मतलब हुआ कि वो कौन सी वैल्यू मेजर कर रहा है, IRMS कितना, 4 एम्पियर। और इधर ये कौन सी कर रहा है, एक तरह से आई एवरेज, मतलब एवरेज क्या, आई मान लो इसको, तो सिंपल आई जो भी डायरेक्ट करंट है यार, कितना, 3 एम्पियर, है ना, यही है। तो कह रहा है कि देन रीडिंग ऑफ द अमीटर बताना है इफ डीसी एंड एसी फ्लो थ्रू द सर्किट साइमल्टेनियसली। मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू मैंने मान लिया ए है, और ये वैल्यू है दरअसल आई इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी के करस्पॉन्डिंग। हमने आई आर एम एस वैल्यू निकाला था, अगर आपको याद हो तो क्या मिला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर रूट मिला था। ये नेट आई आर एम एस वैल्यू मिलेगी डैश में, नई वाली, है ना। तो इसका मतलब ये 4 एम्पियर है। तो यहाँ बी की जगह देखो आप, तो यहाँ क्या लिखोगे, एक तरह से आई नॉट बाई √2, यानी ये आई नॉट बाई 2, यानी ये बी की वैल्यू है, यानी ये कह सकते हो आप ये बी बाई ये b बाई √2 है ना। तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ, तो क्या आ जा रहा है अल्टीमेटली,
तो ये आ जा रहा है ए स्क्वायर की जगह क्या हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस बी बाई 2 √2 की जगह 4 का होल स्क्वायर, यानी इसका ये आंसर आना चाहिए 5 एम्पेयर मेजर करेगा। मैंने आपको एक मेरे ख्याल से पार्ट 1 में बताया हुआ है, तो ये क्वेश्चन ऐसा तो है ना। तो टोटल करंट जो लिखेंगे ना किस इंस्टेंट पर, आई इंस्टेंटेनियस जब लिखते हैं है ना, तो वो लिखेंगे दरअसल ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस होता है जब एसी और डीसी दोनों पास कराते हैं, तो ये करंट होगा इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये आंसर होना चाहिए 5 एम्पियर, लिख लीजिए। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में मेंस का भी करूंगा मैं। मेंस का है क्या, अभी क्या क्या रहेगा मेंस का? एक्सरसाइज 1 एसी का पहले कर लेंगे। एसी का बताइए आप लोग, इब्राहिम आप बताइए, एसी का आपका मेंस वाला हो गया था क्या डिस्कस? सर एक्सरसाइज 1 हो गया था। एक्सरसाइज 1 हो गया था ना आपका, ठीक है। अच्छा एक्सरसाइज 1 इसका मॉडर्न फिजिक्स का कर लिया आप लोगों ने सबने? सर एसी का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 बचा है शायद से। पार्ट 2 बचा है ना आप लोगों का, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा मैं डिस्कस, है ना। और अदर इधर पनवेल के जो बच्चे हैं वो भी आप मेंस का कर लेना है। तो खास तौर से मेंस वाले बच्चे हो तो उनको तो करना ही है, वो डिस्कस कर लूंगा मैं। सर तो मॉडर्न सब लोग फिजिक्स करेंगे तो अच्छा ही। हाँ मॉडर्न फिजिक्स एक्सरसाइज 1 डिस्कस नहीं अभी नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों ने कर लिया कि एक्सरसाइज 1? हाँ सर। अच्छा ठीक है। और मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या क्या करवा देता आप लोगों को? न्यूक्लियर फिजिक्स का बताओगे तो आप मुझे। हाँ वो हो गया था। और मैंने आपको अल्फा डीके बता देता, अल्फा रेडिएशंस के बारे में, अल्फा डीके बता देता, अल्फा डीके बताया था क्या? हाँ सर। और बीटा डीके बताया था, प्लस बीटा डीके, या पहले वो सॉरी न्यूट्रॉन उसका बीटा माइनस बताया होगा पहले तो मैंने, अगर बताया होगा तो। हाँ सर। हाँ सर। बीटा माइनस नहीं हुआ था, बीटा प्लस हुआ, नहीं हुआ ना? तब बीटा माइनस हो गया था, प्लस नहीं हुआ। प्लस नहीं हुआ ना, हाँ। है ना। तो बीटा प्लस डीके में क्या होता है कि प्रोटॉन जो है ना वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ये फ्री स्पेस में ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है और ये देखा गया, इसलिए ऐसा पॉसिबल है कि प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो जो न्यूक्लियस वो अनस्टेबल कंडीशन में पहुंच जाता है, तो वो प्रोटॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये रिएक्शन में हमें ऐसा लगता है कि एक तो पॉजिट्रॉन का एमिशन हो रहा है और साथ में न्यूट्रिनो अपने को मिल रहा है। तो ये उसका एंटी पार्टिकल है, किसका? एंटी न्यूट्रिनो का, यानी न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो है।
ठीक है, ये भी सेम प्रॉपर्टी से रखता है, बस स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग होता है, एक का प्लस हाफ होता है, एक का माइनस हाफ होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक्स ए जेड और यहाँ मिलेगा अपने को y, तो ये हो जाएगा z-1 और सॉरी, लेकिन ये ए में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन ही तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, तो टोटल जो नंबर है न्यूक्लियस के वो कांस्टेंट बने रहते हैं। प्लस इसको लिखते हैं बीटा प्लस 0, बीटा प्लस मतलब +1 बीटा 0, और ये न्यूट्रिनो। यानी यहाँ भी जब एनर्जी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्यू वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो ये तो रेस्ट पर ही है, एक्स तो है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास में mxc² इक्वल टू my(c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस mec² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस h न्यू। ये हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू वैल्यू हो जाएगी mxc² माइनस my(c² माइनस mec², क्योंकि रेस्ट मास एनर्जी का डिफरेंस होता है, तो रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉनों की एनर्जी। ठीक है, तो ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो है ऑन दी या इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस है, तो इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस। एटॉमिक मासेस पे समझ लेते हैं, ये लिख लो पहले। लिख लिया? हाँ सर। भाई सबने लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें ये तो हुआ इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस। इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें एटॉमिक मासेस, तो इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस, तो क्यू वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा mxaz माइनस zme इंटू c² माइनस my z-1 है ना, ya माइनस z-1 me इंटू c² माइनस mec²। यहाँ देखो zme यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ भी देखो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस mec², यानी ये मिलेगा आपको xaz मास ऑफ x न्यूक्लियाई, एटम का मास है, सॉरी एटम का मास है, मास ऑफ एटम ऑफ x एलिमेंट। ठीक है, उसी तरह हो जाएगा ये ay(z-1) माइनस ये हो जाएगा 2me इंटू c²। ये क्यू वैल्यू अपने को यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ भी हम लोग वही एग्जाम्पल 9b देखेंगे, लिख लो इसको।
तो इसमें अपने को जो दिया हुआ एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, तो यहाँ देखो ये कितना होता है हमारे पास में 25 है और ये 13 होता है ना। सही लिखा ने। और ये mg, तो कितना हो गया है हमारे पास में 12, 25 प्लस बीटा प्लस 10 प्लस न्यूट्रिनो। तो यहाँ जो Q वैल्यू अपने को मिलेगी वो Q वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी m एल्यूमिनियम 13, 25 माइनस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम। तो ये हो जाएगा m, तो कितना बाई 12, 25 माइनस 2me इंटू सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो सॉल्व करेंगे आप। ये वैल्यूज पुट करने के बाद में तो ये वैल्यू आती है 0.04593 u इंटू सी स्क्वायर। और आपको मैंने बताया था कि 1 u सी स्क्वायर की वैल्यू होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो आप देखो कि इस केस में क्यू वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, 3.254 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है पॉजिट्रॉन की, है ना, मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है न्यूट्रिनो की, लेकिन ये जो डॉटर न्यूक्लियस की एनर्जी इतनी नहीं हो सकती है, इतनी एनर्जी उसकी पॉसिबल नहीं। उसकी एनर्जी जो कि इनके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल ही होती है, काफ़ी स्मॉल होगी, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी। ठीक है, तो उसके पास एनर्जी कम होती है। ठीक, ये लिख लो, तो बीटा प्लस हो गया। लिख लिया आप लोगों ने? सर एक नहीं मिनट। सर, 1 मिनट। तो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम। लिख लिया? हाँ सर। हाँ नेक्स्ट हमारे पास में के कैप्चर। तो के कैप्चर में क्या है कॉन्सेप्ट, देखो समझते हैं। ये न्यूक्लियस है, तो ये भी कब होगा, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस की साइज बढ़ती जाती है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करती जाती है, यानी अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो होता है क्या है कि मान लो के शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, ये के एल एम,
तो के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है तो क्या करता है, जो न्यूक्लियस है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इलेक्ट्रॉन को जैसे एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ क्या होता है, यानी कैप्चर कर लेता है, तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, यानी एक तरह से प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ मिलेगा अपने को न्यूट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन, यानी वो कैप्चर करके क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो मैंने आपको पहले भी कहा था चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। आप देखो अभी तक के दोनों इक्वेशन में चार्ज कंजर्व है, जेड कंजर्व होना चाहिए, ए कंजर्व होना चाहिए, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ही कैप्चर करेगा तो क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई और प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। तो यहाँ क्या होता है कि हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू कर देते हैं। तो जैसे हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ क्या होगा, अपने को यहाँ एक्स रेज भी मिलती है इसमें, तो के अल्फा लाइन यहाँ मिलेगी, इसमें के बीटा लाइन मिलेगी। तो यहाँ इसमें आप देखोगे कि एक्स रेज भी मिलती है, के कैप्चर में एक्स रेज भी मिलती है, इसलिए इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आएगा तो मेंस में ही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें एक्स रेज भी मिलती है अपने को। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को एक तरह से कैप्चर करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, है ना। तो ये रिएक्शन मिली अपने को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक तरह से एक्स ए जेड प्लस ये हो जाएगा -10, और अपने को यहाँ क्या मिलेगा, क्योंकि ये मिलेगा अपने को वाई Z-1 A प्लस न्यूट्रिनो। तो यहाँ भी एनर्जी कैसे लिखेंगे एक तरह से हम लोग, तो mx(c)² प्लस mec² इक्वल टू my(c)² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस h न्यू। यानी Q वैल्यू जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, mx(c)² प्लस mec² माइनस my(c)²। और ये इक्वल टू हमारे पास होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस h न्यू। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो y इन टर्म्स ऑफ, ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस। तो ये हो जाएगा mxaz प्लस me, एक मिनट ये तुम भूले जाना, -z me प्लस me इंटू c² माइनस my, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में Z-1 A माइनस Z -1 me इंटू c²। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये ऊपर वाला तो कैंसिल कर दो रफ फिगर। हाँ सर। तो के अल्फा, के बीटा, के गामा ऐसे अपने को एक्सरेज मिलेगी। तो खैर ये तो वैसे रेयर ही होता है। तो क्यू इक्वल टू, देखो यहाँ से यहाँ क्या मिल रहा है, z माइनस को बाहर लो तो Z-1 इंटू एम ई, यहाँ भी ये कट जा रहा है, प्लस आ रहा है, तो अल्टीमेटली कितना मिल जाएगा,
इंटू सी स्क्वायर, ये आंसर है। इस केस में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा। मैंने ये क्वेश्चंस करे थे क्या? क्वेश्चन नंबर 8 नहीं किया ना? अच्छा, अब है पहले, चलो पहले ये भी कर लेते हैं ना, गामा रेडिएशन के बारे में बात, गामा डीके के बारे में या गामा रेडिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में तो मालूम है इसका जो सोर्स है ना गामा रेडिएशन का, वो एक ही सोर्स है और वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। हमारी बात सुन में, गामा रेडिएशन सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में ही आपको मिल सकती है, यानी और कहीं से इनको नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो कैसे होता है इसमें? इसमें होता है कि एक्चुअली या तो अल्फा एमिशन होता है या बीटा एमिशन होता है ना। तो मैं बीटा एमिशन का एक एग्जांपल, सॉरी, गामा रेडिएशन जब भी मिलेगी, कब मिलेगी? जब भी अल्फा एमिशन होगा या बीटा एमिशन होगा। बीटा एमिशन में तीनों एमिशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस केस में क्या होगा, कभी कभी न्यूक्लियस अपने हायर एनर्जी लेवल पे रह जाता है। तो न्यूक्लियस का भी अपना एक्साइटेड लेवल होता है, मालूम है? ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन का अपना एक्साइटेड लेवल होता है, नहीं। न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अपना हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो खैर उतना डीप में हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि उतना तुम्हारे कोर्स में है नहीं। बस इतना ही आपको समझना है कि जब मान लो अल्फा डीके हुआ, तो जो डॉटर न्यूक्लियस है वो अपने हायर एनर्जी लेवल पे रह जाता है, यानी एक्साइटेड एनर्जी लेवल पे रह जाता है वो। तो जब वो ग्राउंड लेवल पर आता है, तो अब उस केस में जो एमिशन होगा ना, वो गामा एमिशन होता है। मतलब कैसे? आफ्टर अल्फा बीटा एमिशन लिख देता हूं मैं, अल्फा बीटा एमिशन, डॉटर न्यूक्लियस after alpha beta emission, daughter nucleus remains at its excited state. And when it de-excites, एक मिनट, when it comes to its ground level या ground state, it emits gamma radiations. या गामा फोटॉन्स। तो कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अल्फा वाले ले लेता हूँ। तो मान लो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस था और ये डिसइंटीग्रेट होके Z-2M-4, और जब भी एक्साइटेड लेवल की बात करेंगे कि ये एक्साइटेड है न्यूक्लियस, इसका मतलब है कि ये स्टार यहाँ लगा रहेगा, प्लस 2He4 प्लस
एनर्जी, ठीक है, जो कि क्यू वैल्यू की हम बात करेंगे। तो यही न्यूक्लियस जो एक्साइटेड स्टेट में है, जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ना तो इसका Z चेंज होगा ना इसका A चेंज होगा, है ना। और इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, इसे Z-2 A-4 प्लस गामा रेडिएशंस, यानी इसको एनर्जी को लिखेंगे H न्यू, ठीक है। तो अब इसमें एनर्जी का कैसे क्या करेंगे, तो होता क्या है, मान लो इस रिएक्शन में, मान लो इस रिएक्शन में Q वैल्यू जो मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई, मान लो वो 100 यूनिट है, थोड़ा समझिएगा इस पॉइंट को। और ये जब अपने हायर एनर्जी लेवल पे रहता है तो, और ग्राउंड जब हायर एनर्जी लेवल से यानी एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो मान लो 20 यूनिट एनर्जी रिलीज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, पहले जब Q वैल्यू निकालेंगे ना, इस रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूँ जहाँ मैंने एरो लगाया है, उस रिएक्शन में क्या करेंगे हम लोग, जो Q वैल्यू निकालेंगे उस Q वैल्यू में से पहले Q वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी तरीके से हमने सीखा है ना, रेस्ट मास एनर्जीज का डिफरेंस निकाल के एनर्जी निकाल लेंगे। उसमें से वो आगे मान लो 100 आई है, उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचा कितना, 80। 80 यूनिट कहाँ गया, 80 यूनिट गया है इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में, ये ध्यान रखना। यानी केवल 80 यूनिट ही जाएगा, क्यों, क्योंकि 20 तो वो खुद ही लेके बैठ गया है, जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसमें से 20 खुद ही लेके गया। अरे बस में, क्योंकि जो न्यूक्लियस अनस्टेबल था X, वो डिसइंडिकेट हुआ, उसकी एनर्जी तो लेके वो जो डॉटर न्यूक्लियस है तभी तो हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, तो उसी में से तो एनर्जी लिया उसने। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग अल्फा पार्टिकल की और डॉटर न्यूक्लियस की लिखेंगे वो 80 यूनिट होगी। अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, तो एक एग्जांपल दिया हुआ है क्वेश्चन में, उससे क्लियर हो जाएगा। ये लिख लो पहले, लिख लिया। हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको, बीटा एमिशन का भी दिखा देता हूँ, बीटा माइनस टीके का दिखा देता हूँ। तो एक्स ए जेड, तो ये कब होगा, जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो प्रोटॉन में तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में Z+1 A प्लस बीटा -1 0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो। यहाँ ये स्टार लगाते हैं, इसका मतलब ये भी अपने एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास जो एनर्जी रिलीज मानेंगे, तो मान लो ये कुछ एनर्जी लेके बैठ जाता है ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ भी वैसा ही करेंगे जैसा मैं बोल रहा हूँ, आगे बात सुनो। तो ये भी एक एग्जांपल है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये Z+1 A, और ये जब ग्राउंड लेवल पर आएगा तो ये Z+1 A, इसमें ना A में चेंज होगा ना Z में चेंज होगा, सब सेम रहेंगे, प्लस गामा रेडिएशंस, यानी H न्यू एनर्जी ये रिलीज करेगा। ये जो एनर्जी है, ये मैं बोल रहा हूँ, वो जो 20 बोल रहा हूँ, वो 20 ये यहाँ रिलीज करेगा है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है
एग्जाम्पल 8 करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 8 करेंगे तो क्या दिया देखो, कंसिडर दी बीटा डीके, है ना। तो पहले तो मुझे बताओ, ये गोल्ड है ना, AU है ना, अरे मर्क्यूरी है, तो गोल्ड का जेड कितना होता है, कौन बताएगा? बताइए, ये तो 198 है, इसका जेड कितना होता है? 79। मर्क्यूरी का कितना होता है? ठीक है ना, ये होता है हमारे पास में। अब यहाँ देखो, कंसिडर द बीटा डीके, इसमें स्टार लगा रखा मर्क्यूरी पर, इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में, where 198 mercury star represents a mercury nucleus in an excited state at energy, जो मैं 20 बोल रहा हूँ ना, 20 यूनिट, वो दरअसल यहाँ 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है above the ground state. What can be the maximum kinetic energy of the electron emitted? अब उसकी मैक्स जो इलेक्ट्रॉन की, तो इसका मतलब जो क्यू वैल्यू निकालेंगे उसमें से 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। बात समझ में आ गई? तो क्या करेंगे, ये कन्वर्ट हो गया, तो ये Z+1 होता है 80, और ये 198 प्लस बीटा -1 0 प्लस H न्यू, ये एनर्जी हमारे, और ये स्टार है। तो पहले तो क्यू वैल्यू निकालेंगे, तो क्यू वैल्यू क्या आती है इसकी, की वैल्यू में हम लोग लेते हैं m ऑफ, क्योंकि एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, ये हो गया 79 198 माइनस m मर्क्यूरी 80 198 इंटू सी स्क्वायर। लेकिन ये पहले तो हम इसी को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते थे, यानी हो सकती है ना, लेकिन अब इस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखोगे, वो लिखोगे जो क्यू वैल्यू आई माइनस डेल्टा ई जो इसने रखा, तो डेल्टा ई इसके पास कितना है 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि जब ये एक्साइटेड न्यूक्लियस ग्राउंड लेवल पर आएगा तो कितने गामा रेडिएशन की एनर्जी का, कितनी एनर्जी का गामा फोटोन एमिट होगा यहाँ से, 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। तो ये आंसर होगा, यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या होगा, दरअसल ये मर्क्यूरी 80 198, और ये जब ग्राउंड लेवल पर आएगा 80 198 प्लस गामा रेडिएशन, ये जो एनर्जी रिलीज मिलेगा यानी एच न्यू, वो होगी दरअसल 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी का गामा आपको मतलब ये गामा फोटोन मिलेगा आपको। सर हाँ बोलिए। सर हमेशा अल्फा बीटा एमिशन के बाद गामा एमिशन भी होगा ना? हमेशा होगा ये नहीं कह सकते हैं, सारी बात सुनने, क्योंकि तभी होगा जब वो हायर, जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस, अगर नहीं जाएगा तो नहीं होगा। तो आप हमेशा नहीं कह सकते, ठीक है ना। सर हमने एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट एनर्जी बैलेंस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था ना? एनर्जी के लिए भी और मोमेंटम के लिए भी। हाँ सर, तो मतलब गामा एमिशन और एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो हम साथ में ले सकते हैं किसी केस में?
गामा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट है, लेकिन न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का नहीं होता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों साथ में होंगे हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मान लो अनस्टेबल न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हुआ, जो डॉटर न्यूक्लियस मान लो ग्राउंड स्टेट में ही बना, तब गामा रेडिएशन आपको मिलेगा ही नहीं ना। ओके सर। लिख लिया? यस। मैंने ये क्वेश्चन, अब आते हैं वापस, या कुछ एग्जांपल्स रह गए थे। जैसे एग्जांपल 3 नहीं किया ना हम लोगों ने, एग्जांपल 3 1 और 2 का तो मैंने बोला था आप लोग करेगा। एग्जांपल 3 किया क्या हमने? एग्जांपल 3 आप लोग करिए अभी। एग्जांपल 3, एग्जांपल 4 तो मालूम है ना आपको, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना ये वाला कॉन्सेप्ट, कि नहीं? कि बताऊं मैं एग्जांपल 4? एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? सर हो जाएगा। हो जाएगा ना। अगर आपको आइसोटॉप्स दिए हुए हैं तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देते हैं उनको। इसको जो जितना भी अबेंडेंसेस दिए होते हैं, परसेंटेज में कितना कितना अमाउंट दिया है, उसको एटॉमिक मास से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड बाय 100 कर देते हैं उनको, क्योंकि सब परसेंटेज में गिवन होते हैं। तो वो जो आता है वो ऑन एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 करिए तो। सबके पास मैंने बुकलेट भेजा है ना, मैंने सबको। मैं बुकलेट सबको भेजा है क्या मैंने? थ्योरी पार्ट। हाँ सर। हाँ सर। इधर पी इसमें भेजा मैंने, जय हिंद वालों में। हाँ सर।
कर लिया, हो गया? हो गया क्या क्वेश्चन? कुछ नहीं था, वो देखो बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज्यादा होगी उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये था और कुछ नहीं था। क्लियर? जैसा जैसे ना दे रखा उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है कि 1 का 10 है, यानी क्यू की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, फिर उससे कम आर की है, फिर उससे कम पी की है। तो ये देखना था इसमें। मैं आपको एग्जाम्पल 5 बता देता हूँ। एग्जाम्पल 5 करवा देता क्या मैंने? हाँ करवा दिया ना। बाकी का एग्जाम्पल 6, 7, 7 कर ही लीजिएगा, बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहे हो तो ये इसके बारे में बात होगी। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट अब हमारे पास में यहाँ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था ना मैंने, लेकिन आपको कुछ पॉइंट है ना। तो हाँ सर। नेक्स्ट है डी के लो। बस ये लास्ट बचा है इसमें, उसके बाद ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो हो सकता है आज ही हो जाए ये। तो डी के लो क्या है, ऐसे समझो। पहले मान लो कि ये कोई सैंपल है ना, और इस सैंपल में t इक्वल टू 0 पर मान लो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। अब ये कुछ नहीं है, क्या है, n नॉट क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है ना। तो एट t इक्वल टू 0 पर, यानी n नॉट क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट t इक्वल टू 0 इन अ सैंपल, है ना। तो ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो डिसइंटीग्रेट होना चाहते हैं। अब मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर आपने पॉपकॉर्न बनते हुए नहीं देखा है तो आज पॉपकॉर्न का एक मतलब रॉ मटेरियल उसका ले जाइएगा और घर पे कुकर में बनाइएगा और ऑब्जर्व करिएगा कि कौन पहले डिसइंटीग्रेट हो रहा है। मतलब उसमें आप जैसे डालोगे ना गर्म होने के बाद में, उसमें वो क्या करेगा, फटेगा वो, है ना, बनेगा मतलब। तो आप देखोगे कि जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना, हो सकता है वो पहले नहीं फटे। तो कहने का मतलब ये कि जिस तरह से उसमें पॉपकॉर्न बनते हुए आपको नजर आएंगे ना, वैसा ही डिसइंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है। तो पॉपकॉर्न का एग्जांपल याद रखिए, और अगर कैसे बनते ये नहीं मालूम है तो आज ले जाइए मार्केट में, लेकर आइए, बनाइए, आपको समझ में आएगा कि कैसे डिसइंटीग्रेशन होता है। ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। तो मतलब ये है कि रेडियो एक्टिविटी पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि पहले कौन सा बनने वाला है, यानी कौन डिसइंटीग्रेट होगा, कौन सा न्यूक्लियस पहले डिसइंटीग्रेट होगा, आप इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ये पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी बेस्ड फिनोमेना है। तो क्या होता है यहाँ, ये t इक्वल टू 0 पर n नॉट है और ये मान लो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, है ना। तो डिसइंटीग्रेट होके ये एक स्टेबल न्यूक्लियस बना रहा है। ओके, ये डिसइंटीग्रेट होके एक स्टेबल न्यूक्लियस बना रहा है। तो अगर मैं किसी टाइम t की बात करूं तो एट टाइम t मान लो ये डिसइंटीग्रेट होके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n रह जाते हैं। और ये t प्लस डेल्टा t टाइम में मान लो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर रह जाते हैं n माइनस डेल्टा n। क्या रह जाते हैं, n माइनस डेल्टा n, यानी डेल्टा n डेल्टा t टाइम में डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। ओके, तो क्या होगा, वैसे तो ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, है ना, सारी चीजें, ये वाला पार्ट तो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इसको भी। इसमें सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात करूंगा, साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात करूंगा। तो वहाँ मेरे ख्याल से फॉर्मूले बताए जाते हैं, हमने भी फॉर्मूले याद किए थे, केमिस्ट्री में तो फॉर्मूला ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ डी के लो ये कहता है डेल्टा एन बाई डेल्टा टी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डी के,
is directly proportional to number of active nuclei present at that moment. यानी डी के लॉ क्या है? The rate of decay is directly proportional to rate of decay is directly proportional to number of active nuclei present at any instant. इसी को बोलते हैं डीके लॉ, और यही मेन कॉन्सेप्ट है ना। इसी से बाकी जो बच्चे जितना भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन या सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, इसी कॉन्सेप्ट पर चलेंगे हम लोग। लिख लो आप लोग। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। यहाँ भी क्या बोला, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई मतलब जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुए हैं, जो डिसइंटीग्रेट होना चाहते हैं। लिख लिया? लिख लिया क्या? हाँ सर। हाँ सर। और इसको लिखेंगे माइनस dN/dt, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीज कर रहे हैं, और इसको ही बोलते हैं रेट ऑफ डीके। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस dN/dt प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लैम्ब्डा इनटू n, जहाँ लैम्ब्डा को बोलते हैं डीके कांस्टेंट। अभी इसके बारे में भी आऊंगा, मैं बात करूंगा डीके कांस्टेंट क्या है यहाँ। तो ये हो जाएगा माइनस dN/n इक्वल टू लैम्ब्डा dt, इसको इंडिकेट करेंगे 0 to t, इसको n0 to n इंडिकेट करिए। सिंप्लीफाई करके बताता हूँ मैं, तो n इक्वल टू n0 e⁻ लैम्ब्डा t, ये नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है ना। तो नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई इन टाइम t, तो वो कितने हो जाएंगे, n0 माइनस n, यानी n0 माइनस n0 e⁻ लैम्ब्डा t, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है, लिख लो इसको।
लिख लिया? हाँ सर। सर एक अब डी के कांस्टेंट, हाँ हाँ सर लिख लिया। तो डी के कांस्टेंट होता है दरअसल लेमडा इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस डी एन बाई डी टी डिवाइडेड बाई एन, यानी इसका मतलब हुआ द रेट ऑफ decay at any instant divided by number of active nuclei at that instant। ठीक है, तो ये हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। रेट ऑफ डीके और नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई का जो रेशियो है वो हमेशा हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट है। ठीक, लिख लिया? लिख लिया क्या? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। तो वो होगा दरअसल किस इंस्टेंट पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने रह गए, एन नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा टी। टोटल कितने थे, एन नॉट। ये हो गए हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी के क्या हो जाएगा, क्या कौन बताएगा? 1 माइनस, कॉन्सेप्ट पढ़ा है भाई? हाँ सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी के वन में से सपरेट कर देंगे ना भाई, इतना सर्वाइवल की है तो फिर भाई है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। या ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसा कर लो भाई। कितने डी के हो गए, एन नॉट माइनस एन नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा टी डिवाइड बाई एन नॉट ना। तो वही तो आ रहा, देखो 1 माइनस ई टू पावर माइनस लेमडा टी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी के इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, यानी पी डी इक्वल टू होगा 1 माइनस पी एस। ठीक है ना? मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ कैसे, मान लो जैसे t इक्वल टू 0 पर एक्टिव न्यूक्लियर n नॉट है, जितने टाइम में ये हाफ रह जाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं, जैसे वापस से कितने हो जाएंगे, n नॉट बाई 4 हो जाएंगे, फिर ये कितने हो जाएंगे, n नॉट बाई 8 हो जाएंगे, यानी हाफ होते जाएंगे। जैसे t इक्वल टू 0 पर ये थे, तो t इक्वल टू टी हाफ पर, तो ये क्या हो जाएगा फिर, t इक्वल टू 2 टी हाफ हो जाएगा, इस तरह से। तो जितने टाइम में ये हाफ रह जाते हैं उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो मतलब क्या हुआ, n नॉट बाई 2 इक्वल टू n नॉट e टू पावर माइनस लैम्बडा t। तो हम आप जब सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू आ जाएगा ये ln2 बाई लैम्बडा, और इसी को हम बोलते हैं t हाफ, हाफ लाइफ। ln2 की वैल्यू 0.693 होता है, ये बताइए आपको, तो ये हाफ लाइफ हो गई है। अच्छा, इसी में एक आगे चलते, देखो इसी को मैं थोड़ा और बताता हूँ आपको, इसमें और क्लियर होगा आपको पॉइंट। एक और फॉर्मूला निकालते हैं यहाँ से, ये तो लिख ही लिया होगा आप लोगों ने। तो इसी को आप देखो क्या लिख सकते हो, n नॉट t इक्वल टू 0 पर, फिर n नॉट बाई 2 t इक्वल टू टी हाफ पर, फिर n नॉट बाई 4 होगा तो 2 टू पावर 2, तो t इक्वल टू 2 t n बाई 2 पर, फिर n नॉट बाई 8 यानी 2 टू पावर 3 हो जाएगा t इक्वल टू 3 t हाफ, है ना, इस तरह चलते जाएंगे। यानी t इक्वल टू n हाफ लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, n नॉट बाई 2 टू पावर n मिलेगा ना। तो ये क्या हो गया, दरअसल ये n ही तो रह गया, यानी n इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, n नॉट बाई 2 टू पावर n, या n नॉट बाई 2 टू पावर, यानी t डिवाइड बाई t हाफ। एक फॉर्मूला और मिल गया अपने को एक तरह से, इसका भी याद रखिएगा। तो यानी n इक्वल टू हो गया n नॉट डिवाइड बाई 2 t बाई t हाफ है, ठीक है ना, ये 2 टू पावर में ध्यान रखना है।